हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। अगली क्लास है मैथ्स की, शुरू हो चुकी है। बीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। बीओ की बहुत ही शानदार सा 16 अगस्त को पेपर होने वाला है, जान लगा देना है। और मैं होप कर रहा हूं सभी से, आप सभी से, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं क्लास को, चाहे आप कभी भी, आप बहुत मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप काफी अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो पढ़िए, मन से पढ़िए, बीओ की एग्जाम में जान फूंक लीजिए। और कोई समस्या है तो बताइए कि हाँ किस सब्जेक्ट में क्या समस्या है। भाई मैथ की कोई समस्या है तो भूल जाओ मैथ की समस्या, क्योंकि मैथ के लिए तो मैं हूं ही तुम्हारे पास, है ना। तो मैथ की तो कोई समस्या रहेगी नहीं। अदर और किसी सब्जेक्ट में तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं होप कर रहा हूं आप लोगों की क्लास सारी अच्छी चल रही है। शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास आती है, विकास सर लेके आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 8 बजे जीएस का पार्ट 1 आता है जो बीओ के लिए चल रहा है नितिन सर के द्वारा। फिर 9 बजे रात को मैथ्स की क्लास आती है जो अभी बच चुका है और मैं आ चुका हूं। और फिर इसके बाद 10 बजे से फिर जीएस का पार्ट 2 जो बीओ के लिए चल रहा है। तो बीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप सभी का स्वागत है यहां पे। और जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दीजिए हर जगह। फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलो। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिए, जहां पे आपको हमारे इस क्वेश्चन के सारे पीडीएफ और स्टार्ट टेस्ट के स्टार्ट टेस्ट करके आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एज का सवाल होगा मेरे हिसाब से। देखो तो जरा, हाँ 5 वर्ष पहले एज का सवाल है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु विनोद की तब की आयु के 5 गुना से 2 वर्ष ज्यादा थी। 5 वर्ष पहले यानी 5 इयर्स बिफोर की बात कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि एक विनोद है, ठीक है भाई, और एक उसका फादर है। ठीक है। विनोद की एज मान लेते हैं x ईयर है और फादर की एज मान लेते हैं y ईयर है। ये विनोद की एज हमने मान लिया और उनके फादर की एज हमने मान लिया। ये दोनों जो है मेरे भाई, ये प्रेजेंट एज को हमने माना है। वर्तमान आयु विनोद की x है और उसके पिताजी की y है। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले। तो इनसे 5 वर्ष पहले चलते हैं। 5 वर्ष पहले मतलब आपको चलना है ऊपर, x - 5 ये हो जाएगा और ये वाला 5 वर्ष पहले -5 करना है, -5 ईयर्स करना है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये y - 5 हो जाएगा। इस दोनों का हो गया। पहले समझ लो ध्यान से बेसिक। ठीक है, y - 5 ये उसके फादर की एज हो गई। 5 वर्ष पहले हमने दोनों की एज लिख दी। अब कहा है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु विनोद की तब की आयु के 5 गुना, मतलब विनोद की आयु का 5 गुना से 2 वर्ष ज्यादा, मतलब प्लस में 2 बराबर है इसके। पहली कंडीशन तो ये है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x माइनस में 5 5 × 25 + 2, तो 5x और 25 - 2 कितना हो गया? 23, मतलब माइनस में 23। 5x से 23 इधर बचा, y इधर आएगा तो मतलब माइनस में y बराबर में 18। 23 इधर आएगा तो 18। एक इक्वेशन ये बन गया। 5x - y बराबर में 18। एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब आगे क्या कहा है? 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु विनोद की तब की आयु के। तो ठीक है भाई, 10 वर्ष बाद की बात किया है तो +10 इयर्स करेंगे। ठीक है, 10 वर्ष बाद चल लेते हैं। 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि पिता की आयु, ठीक है, 10 वर्ष बाद ये हो जाएंगे x + 10 और ये कितने हो जाएंगे? y + 10। ठीक है, कह रहा है कि पिता की आयु विनोद की तब के आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम थी। यानी ये बन रहा है इसके बाद का इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3x, ठीक है भाई, और ये 3 दहा में 30 और 30 में से 14 गया तो 16 + 16 और ये इधर आएगा y तो -y, 16 इधर आया तो माइनस में 6। ये 2 इक्वेशन आपको बन गए। एक इक्वेशन ऊपर बना है और एक इक्वेशन ये बन गया। 2 इक्वेशन, दोनों को सिर्फ सॉल्व कर देना। आपसे पूछा था पिता की आयु क्या होगी। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है 3x, है ना, माइनस में y बराबर में -6। ठीक है भाई, और ये है 5x माइनस में y बराबर में 18। दोनों को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, y खत्म हो जाएगा। हमने सब्ट्रैक्ट किया, y खत्म, माइनस में 2x बराबर में ये 18 और ये मिला के -24,
है ना भाई। तो x बराबर कितना आ गया, 2 ने काट दिया यानी कि 12 आ गया, x का मान 12 आ गया। ठीक है, आपसे किसका मान पूछा है, पिता की आयु पूछा है। पिता की आयु तो y है ना, तो x से तो कोई मतलब ही नहीं, हमें y निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में इसमें या इसमें रख के y का मान निकाल सकते हैं। जैसे इसमें रख लेते हैं तो y बराबर 12 25 60 माइनस 18 42 वर्ष y का मान आ जाएगा, यानी उसके पिता की आयु 42 वर्ष थी। ये आपने उसके पिता की आयु निकाल ली जो कि 42 वर्ष थी। अच्छा सवाल है, शानदार सा सवाल है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, एज रिलेटेड सवाल है। होप कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी क्लास। ये इसमें देखो कुछ भी नहीं रखा है, बहुत ही इजी सा सवाल है। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस करना, चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं बहुत धीरे धीरे प्यार प्यार से, तो इसलिए पहले माइनस कर दिया, बाद में प्लस कर दिया। 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व कर देना, बस आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो क्या दे रखा है अगले सवाल में, एक रेलगाड़ी है 3 मिनट विलंब से चल रही है, एक ट्रेन है जो 3 मिनट लेट चल रही है। कह रहा है कि आगे वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती जाती है, मतलब आगे जब वो चलेगी तो हर मिनट में 3 सेकंड लेट हो रही है। ठीक है, बताइए कि वह रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। 1 घंटा लेट करवाना है, जिसमें से वो 3 मिनट पहले ही लेट हो चुकी है। यानी 1 घंटा में से अगर 3 मिनट पहले लेट हो चुकी तो उसे कितना मिनट और लेट करवाना है, तो 57 मिनट उसे और लेट करवाना है। अगर 57 मिनट को हम सेकंड में बदल लें तो यानी उसको कितना लेट करवाना है, 57 गुणे 60 इतना सेकंड, यानी कि 00 और 7 6 42 6 25 30 4 34 इतना सेकंड उसे लेट करवाना है। ये क्या है भैया, लेट करवाना है। आप चाहते हो कि इतना सेकंड गाड़ी लेट हो जाए, कितना, 3420 सेकंड। अच्छा, तो कह रहा है कि उसके लिए उसे कितना मिनट लगेगा। 1 मिनट में 3 सेकंड लेट होती है। देखिए 3 सेकंड लेट होने के लिए 1 मिनट लगता है, तो आपसे पूछा है 3420 सेकंड लेट होने के लिए कितना मिनट लगेगा। तो इसी में 3 से भाग कर देंगे, 3420 डिवाइड बाई 3। बताओ 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 1140 मिनट उसको लेट होना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा पूरा लेट करवाना चाह रहे हैं तो 1140, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला। बताओ, है ना इंटरेस्टिंग सवाल, बताओ जल्दी से। कुछ नहीं है सवाल में, लेकिन ऐसे ही लैंग्वेज टाइप के सवाल आपके पीसीएस या बीओ के एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना भाई, बीओ का एग्जाम 2006 में एसडीएम वाला एग्जाम हुआ था, लेकिन अब वो पैटर्न और इस पैटर्न में फर्क है क्योंकि यूपी पीसीएस करा रही है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप पढ़ रहे हैं तो तैयारी करके देखो कि क्वेश्चन कैसे हैं। आप हमारी इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपके इसको टेस्ट देने का भी लिंक दिया हुआ है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप टेस्ट भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं रखा, देखो भाई 3 मिनट पहले लेट हो चुकी है, 1 घंटा लेट करवाना है, मतलब 57 मिनट उसे लेट करवाना है। 57 मिनट का मतलब सेकंड में बदल लेते हैं, तो 57 गुणे 7 यानी कि 3420 सेकंड उसे लेट करवाना है। ठीक है, और अगर वो 3 सेकंड लेट होती है तो 1 मिनट का समय लेती है, तो 3420 सेकंड लेट करवाना है, तो 3420 सेकंड लेने के लिए कितना मिनट लगेगी, तो उसी में 3 से भाग कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाता, मैं आपको प्यार से पढ़ाता हूं और सारी चीजें बेसिक से बताता हूं, एकदम अच्छे से समझा देता हूं, ऐसे समझा देता हूं तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना भाई। तो प्यार से हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहा करो। किसी शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है भाई, 3,70,440 है। 3 वर्ष पूरे होने के बाद जनसंख्या क्या थी। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये सवाल हमारे परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसको लगाना है तो देखो 5% रेट दे रखा है। 5% का मतलब होगा 1/20। 3 साल की बात किया है तो 20 गुणे 20 गुणे 20 3 साल तक। और एक इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजमेंट है, यानी 21 गुणे 21 गुणे 21 ये हो जाएगा। तो 3 साल बाद देखो स्टार्टिंग में जनसंख्या 8000 के रेशियो में रहेगी और बाद में जनसंख्या 21 का क्यूब 9261। ठीक है भाई, 21 का क्यूब 21 3 बार है तो 9261 हो गया। ठीक है, ये उसके बाद की जनसंख्या है और ये जो है 3 साल बाद की है और ये जो है पहले की। इसी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 370440। ठीक है, ये मान दे रखा है। बताओ क्या गुना है, 9 चौको 36 और 1 4 और 6 चौको 24, एकदम 4 बार में है, यानी 40 गुना है भाई।
ये इसको 4 बार में काट देगा। यकीन ना हो तो काट के देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना भाई। और अगर यकीन करते हो तो सही है, 40 बार में ये कट जाएगा। अगर ये 40 बार में है तो ये भी 40 बार में जाएगा। 8 चौक को 32, यानी उस शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? 32,000 थी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 32,000। ऑप्शन नंबर डी वाला है। बताओ, इंटरेस्टिंग है। अब बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? तुम ट्रिक से कर रहे हो सवालों को? बताओ अच्छा लग रहा है? अगर मजा आ रहा है आप लोगों को तो जम के कमेंट करो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। और इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करो, जितने लोग देख रहे हैं, है ना भाई? जल्दी से लाइक करो और हर जगह शेयर कर दो क्लास को। बीओ की क्लास शुरू हो चुकी है, रोज टाइम पे आती है, रात को 9 बजे। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। क्या है? 0.03 गुणे में 0.3 गुणे में ए, ये दे रखा है, ठीक है, बराबर में 0.3 गुणे 0.3 और फिर क्या है भाई? करड़ी में बी। आपसे पूछा है ए बटे बी का मान क्या होगा। देखो, आपसे पूछा है ए बटे बी का मान क्या होगा। पहले तो इनकी करड़ियां हटाते हैं, पहले तो इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो ये 0. अच्छा गुणा भी डायरेक्ट कर लेते हैं, इसका गुणा होगा, इतना ही है ना, तो गुणा करो 3 तिरिका 9, यानी कि 0. अच्छा बताओ कितना? 2 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, 3 अंक बाद, तो 0.009 इसका गुणा। अब गुणे में ए, हमने इस करड़ी को हटा दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का। अब स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 0.09 और ये आ जाएगा 0.09 और ये बी, ये बन गया आपका। ठीक है भाई। अब ए बटे बी पूछा है, ए बटे बी, ये पहले इसका गुणा करो तो 0.0081 आ गया, इसका गुणा किया तो, और ये नीचे आ जाएगा यानी 0.009। ठीक है, ये इसको काट देगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो, 81 बटे में 90 यानी कितना? 9 बटे में 10 यानी कितना? 0.9। देखो ऑप्शन में है 0.9, ऑप्शन नंबर सी वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे कैलकुलेटिव सवाल आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, तो इस तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अलजेब्रा के ये हैं आपके सर्व समीकरण टाइप के सवाल जो फॉर्मूला बेस होते हैं, ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो देखो क्या है, x बराबर आपको दिया है 19, y बराबर आपको दिया है 18। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, ये दे रखा है आपसे, इसी का मान पूछा है। देखो भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत छुओ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, यानी ये क्या बचा? 1 बाई एक्स माइनस वाई, वैल्यू पुट करो, 1 बाई एक्स का मान 19 है, वाई का मान 18 है, यानी 1 बाई 1 यानी आंसर 1, इसका उत्तर आएगा 1। अगर आप चाहोगे तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बड़ा तकलीफ दे होगा। वैल्यू पुट अगर करते हो, डायरेक्ट x का मान रखते हो, तो x का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर करो, फिर 19 गुणे 18 करो, फिर नीचे 19 का क्यूब करो, 18 का क्यूब करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, और ये करने में आपको अंदर से तकलीफ लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। बात समझ में आ रही है? तो वो काम मत करो। अलजेब्रा आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आप चुपचाप इसका यूज करो। आप यहां पे फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले का यूज करो। हाँ, अगर मान लो कोई तरीका ना समझ में आए तो आखिरी तरीका तो वो है ही वैल्यू पुट करने का। बात समझ में? याद रखना, कभी भी मैथ में एक खास बात होती है, अगर कोई मेथड लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है ना या बहुत कैलकुलेटिव है, तो याद रखना उसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, या उसका कोई एक जुगाड़ होता है जिससे वो थोड़ा जल्दी से आ जाए। चाहे वो जुगाड़ कैसा भी हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, या फिर ऑप्शन से हो सकता है, या एलिमिनेट ऑप्शन हो सकता है, या फिर ऐसे ही आप देख के अनुभव करके कर सकते हैं, उसके पीछे थोड़ा लॉजिक होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? तो मैथ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कौन सा तरीका करते हो, कौन सा अपनाते हो। अगला सवाल देखो क्या है, अच्छा सवाल है भाई, डायग्राम वाला सवाल है, ठीक है। क्या है? दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, आपको दिखाया भी गया डायग्राम में, सबको दिख रहा है डायग्राम। और PSR एक समबाहु त्रिभुज है, PSR एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा बताओ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 60 का होगा, ये वाला एंगल 60 का होगा, और ये वाला एंगल भी 60 का होगा, तीनों एंगल 60 के हो जाएंगे। और आपसे कहा है x बराबर 26, ये वाला जो एंगल है इसका मान 26 दे रखा है। आपसे पूछा है y कितने डिग्री का कोण होगा, और आपको एक चीज और पता है कि ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में इक्वल है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में जो अगर दो साइड इक्वल है आपस में, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उनके दोनों त्रिभुजों के आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोण क्यू पी आर का मान कितना होगा, मतलब ये पूरा कोण का मान कितना निकालना है आपको, ये पूरा कोण का मान आपको बताना है, ये पूरा कोण, ठीक है। इस पूरे कोण का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो भाई, देखो ये अगर 26 है तो 180 में से इसको निकाल लो, 180 माइनस 26, तो ये जो 180 तीनों त्रिभुजों का कोण होगा, तीनों त्रिभुजों के कोणों का योगफल, यानी ये मिला के 180 होगा। 180 में से अगर आपने 26 निकाल दिया तो ये कोण और ये कोण का मान आया, बाकी बचे दोनों कोण है, ठीक है। इन दोनों कोणों की खास बात है कि दोनों बराबर हैं, तो आधा एक होगा आधा एक होगा, मतलब इसी का आधा कर देंगे तो हमें इस कोण का मान मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां से देखो 100, इसको घटाओगे तो 154 कितना आ रहा है, 154 बटे में 2, यानी कि कितना आ गया 77 डिग्री। यानी कि ये वाला जो पूरा कोण है QPR वाला, ये पूरा 77 है। 77 में से चूंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें से ये 60 है, यानी ये पूरा कोण 77 का है जिसमें से ये 60 है, तो ये वाला कितने का होगा, आप कहोगे 77 में से 60 घटा देंगे यानी 17 डिग्री का हो जाएगा। इसका आंसर 17 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट हो तो कमेंट करना भाई। बताओ कहीं पे कोई समस्या लग रही, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में बराबर होगा, जिसमें से ये कोण का मान 26 दे रखा है। अगर ये कोण का मान 26 दे रखा है तो 180 में से 26 निकाल के अगर आधा आधा कर दिए तो ये दोनों कोणों का मान आ जाएगा। तो हमने 180 में से 26 निकाला, हमें इस पूरे कोण का मान निकल के आ गया, ये पूरा कोण आपका निकल के आ गया जो कि 77 आया, जिसमें से इतना कोण 60 है, जिसमें से ये छोटा सा वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का है, तो जो बचा कोण 77 में से 60 हटा देंगे तो 17 डिग्री बचा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, देखो भाई मन से पढ़ो, हम आपके लिए बहुत मन से पढ़ाने आते हैं, ठीक है, मेहनत करके आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि एक व्यक्ति ने ठीक है 2 घड़ियां ए और बी को रुपया 650 की कुल कीमत पर खरीदा है। मतलब देखो एक व्यक्ति है जिसने 2 घड़ियां ए और बी, घड़ियों का नाम है, 650 रुपए की कुल कीमत पे खरीदा है, ठीक है। यदि वो ए को 20% की लाभ पर और बी को 25% की हानि पर बेचता है, मतलब एक घड़ी को वो 20% के प्रॉफिट पे और दूसरी को 25% के लॉस पे सेल कर देता है। दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब एसपी बराबर है। यहां से देखो SP1 बराबर SP2, ऐसे SP अगर हम CP1 के साथ लगाएं तो CP1 पहली घड़ी पे कितने का फायदा हुआ है, 20 का क्या हुआ है, लाभ ना, तो यानी 120 बटे में 100, और दूसरी घड़ी पे CP2 लगाएं तो 25 का लॉस यानी 75 बटे 100, 100 खत्म, 15 से 15 अट्ठे 15 पचे 75, यानी CP1 अपॉन CP2 रेशियो आ गया, बताओ कितना 5:8, ये आपके CP का रेशियो आ गया। सिंपल तरीका आपने लगाया, आपके CP का रेशियो आ गया। और CP दोनों मिला के कितना होगा, 8 और 5 मिला के 13, और कुल CP यहां दे रखा है 13 का अनुपात 650, यानी कै गुना हुआ भाई, तो आपका हो गया 50 गुना। तो दोनों घड़ियां 50 गुना के अनुपात में होंगी, तो CP1 निकालना है। CP1 कितना है, 5 का अनुपात, 1 का अनुपात 50, तो 5 का अनुपात 250, और CP2 निकालना है, 1 का अनुपात 50 तो 8 का अनुपात 8 पचे 400, CP2 400, दोनों घड़ियां आ गई, एक आ गया 250, दूसरी 400, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। बताओ क्या रखा है सवाल में, कुछ रखा है भाई, कुछ नहीं है। देखो आपसे कहा है कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, यहां पे सवाल में कह दिया है दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है, हमने विक्रय मूल्य दोनों का लिख दिया बराबर है। विक्रय मूल्य कैसे आता है, CP में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसी से आता है। CP में चूंकि 20 का प्रॉफिट हुआ तो CP गुणे 120 हो गया, यहां CP में 25 का लॉस हुआ यानी CP गुणे -75 हो गया, है ना। अब यहां से CP गुणे 75 और इनका रेशियो निकाल लेना है, CP1 बटे CP2 आ गया, यहां पे सॉल्व करने के बाद 5:8, और दोनों मिला के कहा है कि कुल इतने कीमत पर खरीदा, मतलब ये दोनों घड़ियों का मिला के क्रय मूल्य दे रखा है। यानी कि हम दोनों घड़ियों का मिला के क्रय मूल्य देखेंगे, 8 5 13, 13 का अनुपात 650, तो 1 का अनुपात 50 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो CP1 बराबर 250, कैसे आप यहां से रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका, देखो हम आपको फालतू बातें नहीं करते ज्यादा कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप खुद ही इतने समझदार हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूं कि आप मेहनत से पढ़ो, अपनी जिंदगी में पढ़ के तुम पछताओ ना। अब जैसे मैं इसके लिए ट्रिक बनाते जा रहा हूं,
देखो ट्रिक से बता रहा हूं, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में ट्रिक सिखाई है। हम आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन कराते हैं, जितने तरह से। पैसे वाले बैच में नहीं कराते हैं, जहां पैसे लेते हैं वहां पे तो छोड़ो, उसकी बात तो छोड़ दो, लेकिन जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूं ना, वहां पे मैं आपको ऐसा पढ़ा देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, आपको मेहनत करनी है, बस अपने अंदर देखना है कि आप किस लायक हो। अगर आप अपने से सेटिस्फाइड हो ना भाई, आप अपने से सेटिस्फाइड हो कि आप मेहनत कर रहे हो, तो फिर हमें अपने आप खुशी मिल जाएगी। बस आप मेहनत करो, हम चाहते हैं आप वास्तव में मेहनत करो, आपका मेहनत हमें दिखेगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। यहां से क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन, खुद बनाते हैं क्वेश्चन, खुद उसको लिखते हैं, खुद सॉल्व करते हैं, खुद टाइप करते हैं, खुद उसका आंसर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, खुद से करते हैं, आपके लिए करते हैं। जो नया मार्केट में क्वेश्चन आता है उसके पैटर्न का क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मार्केट में कोई क्वेश्चन आ गया, नया एग्जाम हुआ, जैसे मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था पिछली बार, या फिर आप देखो तो अभी बीएड का एग्जाम हुआ है कल के कल परसों, ठीक है ना। तो अब हम उसके क्वेश्चन को खुद बनाएंगे, उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन हम चेंज करते रहते हैं, आपके लिए लेके आते हैं। तो मेहनत करके हम आते हैं आपके लिए, आप भी मेहनत करो, हम यही चाहते हैं। आप मेहनत करोगे, एग्जाम निकलेगा, आपको खुशी मिलेगी हमें, और मिलने जरूर आना स्टडी 91 में शुभम सर से। बात समझ में आ रही ना? और मुस्कुरा के पढ़ते रहो, अच्छे से देखो, ट्रिक बता रहा हूं बहुत ही शानदार सी है। देखो आपको CP1 और CP2 की रेशियो की ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे रेशियो आप निकाल लोगे। बताओ, एक घड़ी को क्या कह रहा है भाई, एक घड़ी को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और दूसरे को क्या कह रहा है, इसमें 20% का प्रॉफिट है और दूसरे को 25% के लॉस पे बेच रहा है, ये लॉस है। अच्छा बताओ, 20% का प्रॉफिट मतलब 120 इधर लिख दो, 25% का लॉस मतलब 25% का लॉस मतलब कितना, 75, वो इधर लिख दो। बस यही आपके CP1 और CP2 का रेशियो है। 15 से काट दो 8 बार में, 15 से काट दो 5 बार में, यानी कि 5:8। यही रेशियो है जो आप तब से लगा रहे हैं। बात समझ में? ये ट्रिक है शानदार सी CP1 CP2 की। देखो 20 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 20 का प्रॉफिट उल्टा साइड CP2 को दो, उल्टा साइड क्रॉस CP2 को दो, यानी सॉरी 20 का प्रॉफिट यानी 120 ये CP2 को दो, और 25 का लॉस ये CP1 को दो, यानी ये 75, ये 120 यहां से हो गया आपका CP1 CP2। अब बताओ यहां से सवाल लगाना कितना आसान है, 8 5 13, कुल मिला के 13, 13 बराबर 650, तो 1 बराबर, देखो 13 का अनुपात 650, तो क्या गुना है, 50 गुना, 13 5 65 होता है, 50 गुना है। यानी कि अगर आपसे CP1 पूछे तो 5 का अनुपात है, तो 5 गुणे 50 कितना, 250। CP2 पूछे तो 8 गुणे 50 कितना, 400। ये लगा लिया आपने शानदार तरीके से। समझ में आ रहा है? अगर मजा आ रहा है ट्रिक सीख के तो कमेंट कर दो ना कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, और लाइक कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। आपकी लाइक, शेयरिंग और कमेंट और आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए एनर्जी है, वही हमारे लिए जूस का काम करता है। बिना खाए पिए रह सकते हैं, बट तुम्हारे लाइक, शेयर और कमेंट अच्छे से नहीं रह सकते भाई, उसको तो तुम कर दिया करो, ठीक है। अगला सवाल देखो, कितना अच्छा सवाल है, मजेदार सा सवाल है, मजा आएगा आपको देखने के बाद। एक वर्गाकार तालाब की प्रत्येक भुजा 2 मीटर है। अच्छा, ये वर्गाकार तालाब है, यहां से देखो, ये कुछ इस तरह से वर्गाकार तालाब है, ये 2 मीटर है, और चूंकि वर्गाकार है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। ये वर्गाकार तालाब है जिसकी भुजा 2 मीटर है, कह रहा है उसकी गहराई 1 मीटर है, मतलब वो 1 मीटर गहरा है, तालाब है तो इसका मतलब गहरा है। तो एक काम करो, सबसे पहले इसका आयतन निकाल लो। तो वर्ग का अगर इसका आप आयतन निकालोगे, जैसे वर्ग तालाब का आयतन V निकालोगे, तो बताओ क्या होगा। अगर आप वर्ग तालाब का आयतन निकालोगे तो कहीं ना कहीं आयतन निकालना है, वर्गाकार है मतलब क्यूबॉइड शेप में है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ के शेप में है, LBH लगेगा। अच्छा बताओ, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यानी LBH का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यानी V1 अगर आप निकाल रहे हो तो L कितना, 2, इसकी चौड़ाई भी 2 रहेगी, और जो गहराई है या ऊंचाई है वो 1 मीटर दे रखा है, यानी गुणे में 1, यानी V1 कितना आ गया, 4 मीटर क्यूब इसमें से मिट्टी रही होगी, इतना, ठीक है, या इतना गहरा रहा होगा 4 मीटर क्यूब में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, अगर उस तालाब को बिना उसकी गहराई को बदले, मतलब उसकी गहराई नहीं बदलनी है ना, उसकी गहराई को नहीं बदलना है, गहराई को 1 ही मीटर रखना है, बिना उसकी गहराई को बदले ऐसे गोल तालाब के रूप में बड़ा किया गया जिसका व्यास, मतलब एक गोल तालाब कुछ इस प्रकार से, जैसे ये गोल तालाब है ना, ठीक है, जैसे ये गोल तालाब दिख रहा है ना, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया इसको।
तो आपसे कह रहा है कि जिसका व्यास, मतलब जो इसका व्यास होगा, ऐसे जिसका व्यास होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, जैसे ये, जैसा चित्र में दिखाया गया है, चित्र में यहां दिखाया गया है। अच्छा बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, अब जैसे व्यास का मान निकालें या डायरेक्ट रेडियस का मान निकालें, तो रेडियस बराबर होता है d/2। किसका रेडियस निकाल रहे हैं? सर्कल का। त्रिज्या निकाल रहे हैं d/2। d क्या है? व्यास ही उसके विकर्ण के बराबर है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? 2 गुणे स्क्वायर रूट 2 इंटू भुजा, यानी कि भुजा उसकी 2 मीटर दे रखी है, तो 2√2 डिवाइड बाई 2, यानी इसकी रेडियस कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 2 मीटर। ये सर्कल की रेडियस आ गई स्क्वायर रूट 2 मीटर। अब जो वृत्ताकार तालाब है, यानी कि वृत्ताकार तालाब का आयतन, इसका आयतन निकालते हैं, तो फिर से गहराई 1 मीटर है और उसका क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल गुणे गहराई करेंगे तभी तो आएगा ना। क्षेत्रफल गुणे गहराई करेंगे तभी ना आएगा, जल्दी बताइए। तो यानी अब इसका क्षेत्रफल गुणे गहराई करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जरा पोंड को देखो, तालाब को देखो, तालाब ऐसे होगा, ऐसे करके अंदर गहरा होगा, तो अंदर इस प्रकार का तालाब होगा। क्या ऊपर भी होगा क्या? नहीं ना। ये जो वृत्ताकार शेप दिख रहा है, तो ऊपर वाली कटोरी दिख रही है, ऐसे ऊपर वाली कटोरी दिख रही है, इसके अंदर गहराई है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर गहराई है, मतलब ये अर्धवृत्ताकार के शेप में है, अर्धगोलाकार का शेप है, इसको कह सकते हैं। देखो ये तालाब है, इसके अंदर मिट्टी खोदना है, इसके अंदर से निकालना है मिट्टी, यानी ये अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है? आप वहां से निकालोगे तो अर्धगोलाकार का आयतन तो कुछ भी हो सकता है ना। देखो आप क्या, अर्धगोलाकार में क्या होता है कि उसकी रेडियस सारी बराबर होती है, लेकिन ये अर्धगोलाकार टाइप का नहीं है, उसका अर्धगोलाकार के टाइप का है, लेकिन ऊपर से सर्कल है और ऐसे गहरा 1 मीटर है। यानी अगर हम कर दें कि क्षेत्रफल गुणे गहराई कर दें तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल गुणे गहराई कर दें तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा। अब क्षेत्रफल कितना है? तो पाई आर, इसको अच्छा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो अर्धवृत्त आ जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर बाई 2 करना है और गुणे में गहराई भी लगानी है। ठीक है, गुणे में गहराई। ठीक है भाई, अर्धवृत्ताकार। अब यहां से देखो कितना आ जाएगा? पाई मतलब गहराई तो 1 है ना, 1। ठीक है भाई, यानी कितना हो जाएगा? पाई मतलब पाई को पाई रहने दो, क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में दे रखे हैं, तो पाई को पाई रहने दो। और आर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। कहां दिक्कत आ रही है देखते हैं फिर से एक बार। d जो है d/2, तो 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया। अब क्षेत्रफल इसका क्या होगा? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर ये वाला होगा ना, हाँ सॉरी, ये अर्धवृत्ताकार ऊपर से तो नहीं है ना। क्षेत्रफल पहले इसका निकालेंगे ना, क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, तो पूरा है ना मेरे भाई। तो पाई आर स्क्वायर इंटू में गहराई मतलब d, पाई आर स्क्वायर यानी पाई को रहने दो, आर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 पाई, और d कितना है? 1, यानी ये आ गया 2 पाई। आपने क्या क्या निकाला फिर से समझो, ध्यान से समझो। आपने सबसे पहले निकाला वर्गाकार तालाब का आयतन कितना है, यानी कि आप इस एरिया, पहले इस वाली चीज में कितनी मिट्टी है आपने निकाल लिया। ठीक है, फिर आपने क्या निकाला? आपने ये निकाला भैया कि पूरे में कितनी मिट्टी है, यानी ये पूरे में कितनी मिट्टी है, आप ये भी निकाल लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कह रहा है कि इससे इसको बढ़ाना है तो कितनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। तो सोचो कि अगर पूरे में से अगर हम इसको हटा दें, पूरे में से अगर हम इसको हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली मिट्टी कितनी है, ये वाली जो मिट्टी है ये मिट्टी कितनी हमें पता चल जाएगा। पूरे में से घटा दें। अब पूरा वृत्त है, पूरा ये रहा, यानी कि 2 पाई में से हम किसको घटा दें? वर्ग वाले को घटा दें, और वर्ग 4 है, यानी 2 - 4 अगर कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा वाला सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से समझा रहा हूं, अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन समय वाला सवाल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा 3D का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। देखो क्या है, एक वर्गाकार तालाब की प्रत्येक भुजा 2 मीटर की है, ठीक है, और उसकी गहराई 1 मीटर है। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले तो ये निकालो कि उस वर्गाकार तालाब में कितना आयतन है या कितना मिट्टी है। तो वो हमने निकाला वर्गाकार तालाब का आयतन। तो आयतन हमेशा निकलता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल LB चूंकि अलग अलग था, ये 2 LB और ऊंचाई हमने निकाला तो 2 गुणे 2 यानी ये इसका वर्गाकार तालाब में इतना मिट्टी थी, 4 मीटर क्यूब के रूप में मिट्टी थी, ठीक है भाई। अब हमने निकाला कि और आगे कहा था कि उसे एक ऐसे तालाब में बदला गया जो गोल है, मतलब इसी को यहां से एक्सपांड किया गया है, गोला कर दिया गया है। तो हम पहले उसकी रेडियस निकाल रहे हैं। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, तो कहा है कि जो उसका व्यास है वो वर्ग का विकर्ण के बराबर है। तो व्यास की आधी रेडियस होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, डायमीटर की आधी रेडियस होती है। तो हमने व्यास का मान निकाला, तो व्यास हमारा 2√2, क्योंकि यही तो उसका विकर्ण है वर्ग का, तो इसी का आधा यानी √2 मीटर हो जाएगी, ये इसकी रेडियस आ जाएगी। अब हमें वृत्ताकार तालाब का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्ताकार तालाब का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पहले ऊपर वाले का एरिया निकाल के और जो गहराई है अगर उसका गुणा कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि सॉरी क्षेत्रफल नहीं, आयतन, हाँ सही है। वृत्ताकार तालाब का आयतन निकाल रहे तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल के, जो गोलाकार है ऐसे वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल निकाल के और जो गहराई है उसका गुणा कर देंगे तो उसमें कितनी मिट्टी है ये हमें पता चल जाएगा। 3D में यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो पहले हमने उसका क्षेत्रफल निकाला, चूंकि वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल πr² और उसकी गहराई मतलब d, ठीक है। तो 2 पाई और इंटू में 1, अभी 2 कहां से है, देखो पाई तो वैसे ही है, पाई तो वैसे ही है, r² r का मान √2 है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 2 पाई यानी ये इसका जो पूरा जो पौंड है, जो वृत्ताकार पौंड है वो 2 पाई का है, ठीक है। 2 पाई आ गया। अब 2 पाई में से अगर हम 4 यानी पूरे में से अगर हम वर्ग को घटा दें तो जो एक्स्ट्रा मिट्टी निकली है उसका मान निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये सवाल था आपके सामने, ध्यान से लगाओगे और वीडियो को फिर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला सवाल काफी मजेदार सा सवाल है, मजा आ जाएगा लगाने के बाद। अच्छा देखो क्या है, करीना, कटरीना और प्रियंका, ये जो हमारे टाइपिस्ट लोग हैं ना काफी अच्छे हैं, उनको ये सब हीरोइनें बड़ी अच्छी लगती हैं। नाम लिख दिया सारे हीरोइनों के, और तुम भी बहुत अच्छे हो है ना भाई, आपको भी हीरोइनों का नाम सुन के चेहरे पे अलग ही मुस्कान आ जाती है, जैसे मुझे भी तो आ गई है। देखते ध्यान से, करीना, कटरीना और प्रियंका मित्र हैं। अच्छा, तीनों हीरोइन मित्र हैं जिनकी देख रेख उनकी मेट्रन काजल करती है। मेट्रन का मतलब होता है नर्स, नर्स टाइप का जो देख रेख करती है वो नर्स होती है, ठीक है। मेट्रन का मतलब नर्स। तो एक काजल नाम की नर्स है जो उनकी देख रेख कर रही है। अच्छा, काजल भी तो हीरोइन ही है, पता नहीं कहां कहां से नाम लेके आते हैं लोग। करीना, कटरीना और प्रियंका मित्र हैं जिनकी देख रेख उनकी मेट्रन काजल करती है। अब कह रहा है कि करीना का वजन कटरीना के वजन से 50% अधिक है। सबसे पहले देखो, ये करीना है, फिर कटरीना है, अच्छा कैटरीना नहीं कटरीना, तो कटरीना ही लिखेंगे, ठीक है। और फिर कौन है, प्रियंका है, ये 3 लोग हैं। आपसे कह रहा है कि करीना का वजन कैटरीना के वजन से 50% अधिक है। तो मान लो कि कैटरीना 100% की है, तो इससे 50% अधिक यानी 150% होगा, ठीक है भाई। इसका वजन 150 हो गया। मान लो कि 100 केजी की कैटरीना है तो 150 केजी की करीना हो जाएगी, उनसे 50% ज्यादा। और प्रियंका का वजन करीना के वजन से 25% कम है। प्रियंका का वजन करीना के वजन से, ये करीना जो 150 है इससे 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 150 का 1/4 कितना होगा, 30 को भी साथ जोड़ा है 37.5, यानी 150 में से 37.5 घटा दो तो आप प्रियंका का वजन निकाल लोगे। 150 में से 37.5 घटाया तो 112.5%, ये प्रियंका का वजन आ गया, ठीक है। आपने तीनों का वजन निकाल लिया। यहां से कह रहा है काजल इन तीनों लड़कियों के कुल वजन का 1/3 वजन की है। मतलब जो काजल है उसका भी वजन दे रखा है। काजल तीनों लड़कियों के कुल वजन का, तो पहले तीनों को जोड़ो, 150 और 100 मिलके 250, 250 और 100 मिलके 350 और प्लस 12 362। कुल वजन का 1/3 मतलब बटे में 3 है, यानी काजल का वजन कितना आ रहा है, 3 से बात करो, 3 कम 3, 3 दूनी के 6 और 0.8 और फिर 3 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सबका वजन निकाल लिया। ये काजल का आ गया, ये करीना का आ गया, ये कटरीना का आ गया और ये प्रियंका का आ गया। आपने तीनों का निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। इन चारों का कुल वजन 232 किलोग्राम है। अच्छा,
मतलब इन चारों को जोड़े हैं तो परसेंटेज इक्वल्स टू 232 किलोग्राम है। इन लड़कियों का वजन उनके आरोही क्रम में सही क्रम में क्या है? अच्छा एक बात बताओ, हमें जरूरत क्या है उनकी वजन निकालने की, जब परसेंटेज में जो ज्यादा है वो वास्तव में भी ज्यादा होगा। सपोज करो कि मैं आपसे कहूं मैं आपसे 500% ज्यादा कमाता हूं, तो इसका मतलब मैं वास्तव में भी आपसे 500 रुपया ज्यादा ही कमाता हूंगा, अगर एक एक रुपए की बात करें तो। बात समझ में आ रही ना? तो जो चीज परसेंटेज में ज्यादा है वो रियल में भी ज्यादा होगी, तो रियल निकालने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कैलकुलेशन है आप चाहें तो निकाल सकते हैं, काफी मेहनत लगेगा, लेकिन मेरी बात मानो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसमें ज्यादा है वो ऑटोमेटिक ज्यादा है। जैसे बताओ आरोही क्रम में लिखना है ना, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। सवाल पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में बताओ सबसे छोटा कौन सा है? कटरीना। कटरीना, कटरीना यानी ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। कटरीना 100 है, सबसे छोटा है। फिर प्रियंका, फिर प्रियंका, कटरीना के बाद प्रियंका दोनों ऑप्शन में है। फिर उसके बाद करीना तो 150 है, और काजल जो है 120 है, यानी इसके बाद काजल। ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कटरीना, प्रियंका, काजल और करीना, यही इनका आरोही क्रम होगा बढ़ते हुए क्रम में। पूरा निकालने की जरूरत नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ये सवाल में आपको कैलकुलेट करके जबरदस्ती मेहनत करवाने का काम करेगा। जो चीज परसेंटेज में ज्यादा है वो वास्तव में भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? बताओ सवाल समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है? जाके इन सारे सवालों की पीडीएफ रखो अपने पास, टेस्ट आप रखो, 2 टेस्ट अच्छे से पढ़ाई करो। बीओ का एग्जाम है, मैथ भी काम आएगी भैया। 10-12 सवाल जितने भी आएंगे मैथ में ना, स्कोरिंग होता है मैथ। हमेशा आप यही गलती करते हो कि मैथ को आप ध्यान नहीं देते, लेकिन मैथ आपका स्कोरिंग है। मैथ आपको, जैसे आप जीएस का कोई सवाल कंफर्म नहीं कर सकते सही है कि सही है, गलत है कि गलत है, मैथ्स में 100% सही है। जो चीज अगर सवाल आपको आ रहा है तो 100% नंबर देके जाएगा, इसमें तुक्का और नहीं चलता कि हां हो सकता है ये होगा। इस यहां कोई हो सकता नहीं होता, यही होगा या गलत होगा, सिर्फ 2 ही चीज, ठीक है ना। जीएस में क्या होता है, हाँ मार दिया तुक्का, क्या पता सही हो जाए, हाँ क्योंकि इसमें डाउट है तो हो सकता है यही हो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही होगा तो होगा, नहीं तो गलत होगा। तो मैथ स्कोरिंग होता है, 100% देता है। बात समझ में आ रही ना? तो मेहनत करके पढ़िए आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। आकांक्षा और कोमल की मासिकाएं 4:3 है। आकांक्षा और कोमल की मासिकाएं, इनकम, आय 4:3 है, और उनकी व्यय 3:2 है, ये भी दे रखा है। और उनकी बचत, बचत भी दे रखा है। कितना दे रखा है बचत, जरा देखो तो बचत आपको दे रखा है दोनों ही 600 रुपया प्रति माह की बचत करते हैं, मतलब 600 ये भी बचाता है, 600 ये भी बताता है। तो मासिक आय, अरे ये तो रेशियो की ट्रिक वाला सवाल है, बहुत ही शानदार सा। ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मैंने आपको रेशियो में ये चीज पढ़ाई है। बताओ 4 दूनी के 8 और 3 त्रिक का 9, 8 और 9 आया, और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। बताओ 6 दूनी के 1200 और 6 त्रिक 1800, ठीक है, 1200 1800 इनका इनका आया। बताओ इन दोनों का डिफरेंस, 8 और 9 का डिफरेंस कितना आया 1, और इन दोनों का डिफरेंस 1200 और 1800 का डिफरेंस कितना आया 600। एक का रेशियो 600 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, उनकी कुल मासिका है, कुल मासिका इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7, यानी 7 का रेशियो कितना हो जाएगा 6 7 4200, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बेसिक से भी आप कर सकते हैं, एक्स वाई मान के लगाओ, 2 इक्वेशन लगेगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। लेकिन अगर आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और अगर आप हमसे रोज मैथ पढ़ते हैं और रोज आप हमारी क्लास देखते हैं, आप हमसे रेशियो पढ़ चुके हैं, तो आपको ये ट्रिक आएगी। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है भाई, अच्छा सवाल है ये भी, देखो इंटरेस्टिंग सा है। यदि निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3200 और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3472 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? अच्छा बताओ, यहां पे देखो, यहां से देखो, ध्यान दो। 2 वर्ष के लिए ना, अच्छा बताओ 2 वर्ष के लिए 3200 है या 3472 है, कितना एक्स्ट्रा है? तो 3200 3400 का डिफरेंस, यानी 272 रुपया ज्यादा है। 272 रुपया सीआई है जो ज्यादा, ब्याज का ब्याज ज्यादा लग रहा है, यानी वो जो सीआई है वो किसका है? देखो
बताओ पहले तो देखो सीआई, समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट को। सीआई हर साल से एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, यानी अगर 3200 2 साल का है तो 1 साल का कितना होगा 1600 रुपया। 1 साल के लिए सीआई 1600 रुपया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले तो सीआई जितना और एसआई जितना दोनों 1 साल के लिए सेम होता है, फिर अगले साल दोनों सेम बढ़ते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो वही ब्याज का ब्याज जो लगा है वो 272 रुपए एक्स्ट्रा लगा है। ब्याज का ब्याज जो लगा है वही 272 रुपया लगा है, यानी 272 रुपया क्या है, ब्याज के पे रेट लगा है। जो ब्याज आया था पहले साल का उस पे रेट लगा है। पहले साल का ब्याज कितना है 1600 रुपया, इसी 1600 रुपया पे 8% का रेट लगा है, तो आपका जो आ गया है वो 272 रुपया आ गया। बस इसी का मान बता देना है। ये देखो 0 से 0 कट गया, आर का मान कितना आ गया 16 एकम 16 और 11 7 बार में आर मतलब 17%। इजी है एकदम, बताइए इजी है कि नहीं है। देखो फिर से समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी। ट्रिक लगाना है तो आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, तब ट्रिक लगा पाएंगे आप। देखो सीआई एसआई इतना है, सीआई इतना है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 272 रुपया आ रहा है, यही ज्यादा अर्न हो रहा है। ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि सीआई में ब्याज का ब्याज लगता है, ब्याज पे भी उतने ही रेट का ब्याज लगता है। तो यानी ब्याज कितना है पहले वो निकाल लें। तो 1 साल का ब्याज हमने निकाला, 2 साल का 3200 रुपया अगर सीआई है तो 1 साल का 1600 रुपया रहा होगा। उसी 1600 पे जो 8% का रेट लगा होगा वही 272 रुपया एक्स्ट्रा आके इसमें अलग से जुड़ जाता है। तो यानी 1600 रुपए का 8% बराबर 272। इसी सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो क्या दे रखा है अगले सवाल में भैया, दे रखा है यदि a + 1/a बराबर 3 है। देखो a + 1/a का स्क्वायर बराबर 3 है, अगर ऐसा दे रखा है ना मेरे भाई तो याद रखना इसकी एक देखो 6 आइडेंटिटी होती है। 6 आइडेंटिटी आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। x + 1/x बराबर अगर 2 हो तो x का मान 1 होता है, x + 1/x का मान -2 हो तो x का मान -1 होता है, x + 1/x का मान 1 हो तो x³ का मान -1 होता है, x + 1/x का मान अगर -1 हो तो x³ का मान +1 होता है, और x + 1/x का मान √3 हो तो x⁻6 का मान -1 होता है। अलजेब्रा में ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। बात समझ में, अलजेब्रा में यही 6 आइडेंटिटी हैं जिन पे सवाल बन सकता है, और एक आपके सामने है। अलजेब्रा में यही 6 हैं जो किसी भी एग्जाम में सवाल बनाती हैं। इन 6 आइडेंटिटी अलजेब्रा में, बीजगणित में इन 6 आइडेंटिटी पे सवाल बनना निश्चित होता है। बात समझ में, ये रियल वैल्यू बेस्ड हैं। रियल वैल्यू बेस्ड आइडेंटिटीज होती हैं, ये मान फिक्स होते हैं। ये 2 -2 1 -1 और √3 ये मान फिक्स होते हैं, और ये भी फिक्स होता है, यही पैटर्न होता है। और इनके मान ये आपको, अगर आपको मान याद रखें तो सही है। अब जैसे इस वाले, जैसे इसको सवाल लगाएं, a + 1/a बराबर, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका मान कितना हो जाएगा √3। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, x + 1/x बराबर √3, a + 1/a बराबर √3। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि a⁻6 बराबर -1 होगा। a⁻6 बराबर -1 होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। a⁻6 बराबर -1 हो जाएगा, तो आपने लिख दिया a⁻6 बराबर -1। अब बताओ यहां से जरा देखो कि अगर हम सोचो 2 का पेयर बना के देखो। अब यहां से इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। यहां से इसको देख के आपने क्या बता दिया कि a⁻6 बराबर -1 होता है। आप चाहो तो वैल्यू भी पुट कर दो तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे a⁻6 की पावर 5 रखोगे तो भी इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो a⁻6 का, a का वैल्यू नहीं, a⁻6 का। a⁻6 रखना हो तो कैसे रखोगे, a⁻6 की पावर 5 प्लस a⁻6 की पावर 4 प्लस a⁻6 की पावर 3, ऐसे इन सबको ऐसे कन्वर्ट करके 6 × 25 6। अब इसका मान रखना है -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट a की जगह पे ही -1 रख दिया, a का मान नहीं है, -a का मान है। ठीक है भाई, चलो अब यहां से समझो। अब यहां से समझो, एक तो तरीका यह है कि आप वैल्यू पुट करके कर दो तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। एक तरीका यह है कि इन दोनों में, जैसे a की पावर 30 दे रखा है ना, प्लस a की पावर 24 प्लस a की पावर 18 प्लस a की पावर 12
प्लस ए की पावर 6 प्लस 1। आप एक काम करो, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, बताओ क्या कॉमन है? ए की पावर 24 कॉमन है, क्या बचेगा? ए की पावर 6 प्लस 1 प्लस में ए की पावर 12 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? ए की पावर 6 प्लस 1। अब प्लस में 1 कॉमन ले लो तो क्या फिर ए की पावर 6 प्लस 1 ये बच जाएगा। ठीक है, अब ए की पावर 6 का मान आपको मान पता है -1, यानी ये -1 प्लस 1 कट के क्या हो गया? 0 प्लस में -1 प्लस 1 कट के क्या हो गया? 0 -1 प्लस 1 कट के क्या हो गया? 0, यानी इसका उत्तर 0 आ रहा है। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? ए की पावर 6 का, तो इसका मतलब इसका मान 0, ये दोनों कैंसिल। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 18 और 12 के बीच में 6 का डिफरेंस है तो कैंसिल। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? पावर में 6 का, तो कैंसिल, यानी इस पूरे का मान 0। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही है? पूरी कहानी आपको, पूरी आइडेंटिटी समझा दी अलजेब्रा में एक सवाल में। यही कहानी सिखाता हूं कि जैसा सवाल करो उस पे, अगर कोई ऐसा सवाल है जिससे जितने तरह के सवाल बन सकते हैं सारे बता दो ऑन द स्पॉट। मान लो मैंने ये करा दिया और इसी तरह से उस आइडेंटिटी में से अगर कोई भी आया तो आप लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? अब बताओ, आप लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? अब तो लगा लोगे ना, क्योंकि 6 आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब उसी तरह से लगाना है आपको अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, वैल्यू पुट के करोगे तो भी आ जाएगा, आसान तरीका है। अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा है। क्या है? दिए गए आरेख में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये चक्रीय चतुर्भुज है, AB और BC बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। BAC बराबर 70 है। आपसे पूछा है ADC का मान, यानी कि किसका मान पूछा है मेरे भाई? ADC यानी इसका मान पूछा है। चलो देखते हैं, देखो क्या करना है, समझो। दिए गए आरेख में ABCD ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ, ये अगर 70 डिग्री का है, ये भुजा बराबर है, तो ये भी 70 होगा कि नहीं होगा? ये भी 70 होगा। अच्छा बताओ, अगर मान लो मैं कहूं कि ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, तो अच्छा बताओ सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। बात समझ में? संपूरक होते हैं, यानी कि कोण A प्लस कोण C का मान 180 डिग्री होना चाहिए। कोण A और कोण C का मान 180 होना चाहिए, जिसमें से 70 ये हैं, यानी 140 है। जैसे इसका मान लिखना हो कोण A का मान, तो क्या लिखोगे? 70 प्लस x, प्लस कोण C का मान क्या लिखोगे? 70 प्लस x बराबर 180। ये y है, सॉरी, है ना? ठीक है, अब यहां से बताओ x प्लस वाई कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 70 140, 40 घटे 40। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 40। x प्लस वाई का मान 40 आ गया, यानी इन दोनों का कोण का योग 40 है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? देखो इन दोनों कोणों के योग का योग कितना है? 40 है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर ये दोनों मिला के 40 है, तो अगर उसका मान चाहिए, कोण ADC का मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 180 में से इन्हीं दोनों कोणों को घटा दीजिए, मतलब -40 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 140 डिग्री। यही आपसे पूछा था, 140 डिग्री, ये इसका उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है? संपूरक का यही कहानी है, ये संपूरक है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए इसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये आपको लाइन याद रखनी है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे अगर मान लो ये आपका है ना, तो ये भी आपका 40 डिग्री आएगा, कंफर्म है। आप इस तरीके से भी कर सकते थे। जैसे किस तरीके से? देखो बताओ, ये आपका 70 है, तो ये भी आपका 70 हो जाएगा। ये 70, ये 70, तो ये कितना? ये 70, ये 70, तो ये कितना? बताइए, 70 70 140, तो ये वाला कोण भी 40 डिग्री आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पे 180 होना चाहिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पे 180 होना चाहिए, जिसमें से 40 है, तो ये 140 डिग्री आ जाएगी। ये उससे भी आसान मेथड है। तो जो आपके दिमाग में उस टाइम पे क्लिक कर गया, वही वाला मेथड आप लगाइए। सब तरह के मेथड से जानते रहिए। मैं हमेशा आपको कहता हूं कई मेथड जानते रहो, सिर्फ एक मेथड से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ये तो टाइम एंड वर्क का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 15 दिन और सी प्लस ए 20 दिन। एलसीएम बोलिए,
कितना आएगा 60, यानी ये कितना 6, ये कितना 4 और ये कितना 3। यहां से बताइए तीनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, बताइए कितना आएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13। लेकिन जब आप इनको तोड़ेंगे तो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, यानी 13/2। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा 13/2। आपसे किसका काम पूछा है, c का पूछा है, तो आपको c का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, c का पर डे वर्क निकालना पड़ेगा, ये पर डे वर्क है, c का निकालना पड़ेगा। अब c का निकालने के लिए a और b का पता होना चाहिए, तो a और b का मान सवाल में दे रखा है, कितना है 6, तो 6 प्लस c बराबर 13/2, तो c बराबर 6 उधर जाएगा, 6 दूनी के 12, 13 माइनस 12 1/2। c का मान कितना आ गया 1/2, c का मान आ गया 1/2। अब आपसे पूछा है कि c का समय कुल काम कितना है 60, जिससे 1/2 के हिसाब से करता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 120 दिन लगने वाले हैं c को काम करने में। C का समय कितना आ जाएगा 120 दिन। ऐसे सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाए हैं। जो लोग के पास समय है, अगर बीओ के एग्जाम के बाद भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप टाइम एंड वर्क में जाके पढ़िए, शानदार से सवाल इस तरह से और भी प्यार से और भी ट्रिक्स के साथ आपको बताई गई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये भी ऐसे ही नंबर सिस्टम का एक सवाल है, ऐसे सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, काफी बार बने हैं एग्जाम में, इसलिए इसको दे दिया है। 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, लिखो संख्या 1 2 3 ऐसे 9 तक, फिर 11 12 13 ऐसे 50 तक। यहां तक कितने अंक आ रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक आ रहे हैं। यहां तक कितने अंक आ रहे हैं, पहले बताओ ये कितनी संख्या है, सॉरी ये 10 से शुरू होगा, ठीक है। 10 से लेके 50 तक कितनी संख्या है, तो 9 के बाद 9 इधर हैं, बाकी 50 तक मतलब 41 इधर होंगी, और हर संख्या में 2 अंक हैं, यानी 2 बार आपको अंक लिखने पड़ेंगे ना, हर संख्या ये 2 अंक की संख्या है, तो 2 बार अंक लिखने पड़ेंगे, यानी 2 बार में 21 दूनी के 82, यानी 9 अंक यहां लिखने पड़ेंगे, अब 82 अंक यहां लिखने पड़ेंगे, यानी टोटल 82 और 9 मिला के 91 अंक लिखने पड़ेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा 91। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही भाई तो लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर कर दिया करो हर जगह। आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, वहां पे आप हमें इस वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जहां पे आप हमें टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बीओ की टेस्ट दीजिए। 16 को एग्जाम है, बहुत कम समय बचा है, 4-5 दिन का समय, जम के टेस्ट दीजिए, ठीक है। सारे हैं बीओ के, बहुत सारे पेपर हैं, अपलोड हैं, जाइए टेस्ट दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। कोई डाउट हो तो हमसे भी पूछिए ना, कोई डाउट हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं अपने डाउट, ठीक है। शुभम सिंह मैथ्स, टेलीग्राम पे आप अपने लिखिए शुभम सिंह मैथ्स, आप ये लिख दीजिए टेलीग्राम पे, आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कहां लिखना है, टेलीग्राम पे, ठीक है भाई। टेलीग्राम पे आप ये लिखिए शुभम सिंह मैथ्स, जहां पे आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, तुरंत पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर वहां पे बताऊंगा, ठीक है। आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। आप फेसबुक पे कुछ मत लिखिए, बस लिख दीजिए शुभम सिंह स्टडी 91, आपको मैं तुरंत मिल जाऊंगा, शुभम सिंह, ठीक है, शुभम सिंह, और आगे लिख दीजिए स्टडी 91। अगर नाम मिल रहा है शुभम सिंह के नाम से तो स्टडी 91 आगे लिख दीजिए, और अगर आपने शुभम सिंह स्टडी 91 लिख दिया तो तुरंत मैं मिल जाऊंगा आपको। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आ रहा है, ठीक है भाई। तो बीओ की क्लास कैसी चल रही है आप बताइए सभी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है या कोई भी आपको कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। हम हर तरह से आपके लिए खड़े हैं, हर तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकें, ठीक है। मिलते हैं कल अगले टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, गुड नाइट।